नमस्कार। और आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास ना भारतीय संविधान पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं और इनका मकसद है कि जो मुश्किल लगने वाली बातें हैं हाँ। उन्हें एकदम आसान बनाया जाए। हाँ। तो हमारा मिशन भी यही है कि इन नोट्स के जरिए संविधान की आत्मा को समझें। बिल्कुल। कि ये सिर्फ एक नियमों की किताब क्यों नहीं है, बल्कि हमारे देश की कहानी है, उसके वादे हैं। तो चलिए एक एक करके इसके पन्ने पलटते हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग संविधान को एक बहुत जटिल कानूनी दस्तावेज मानकर छोड़ देते हैं। सही बात है। लेकिन असल में ये हर नागरिक के जीवन का ब्लूप्रिंट है। ये समझना कि हमारा देश किन उसूलों पर चलता है और एक नागरिक के तौर पर हमारी ताकत क्या है, ये बेहद जरूरी है। और ये नोट्स मुझे लगता है इस सफर को काफी आसान बना देंगे। हाँ, वाकई। तो शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। हाँ। जो इन नोट्स में भी सबसे पहले उठाया गया है। भारत में सर्वोच्च कौन है? क्या वो प्रधानमंत्री हैं, संसद या अदालतें? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। नोट्स कहते हैं नहीं, सबसे ऊपर है संविधान। ये विचार ही अपने आप में कितना शक्तिशाली है ना, कि एक किताब देश के हर व्यक्ति, हर संस्था से ऊपर है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। संविधान सरकार को देश चलाने की शक्ति तो देता है, लेकिन साथ ही एक लक्ष्मण रेखा भी खींचता है ताकि कोई भी सरकार तानाशाह न बन जाए। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, सरकार का बनाया हर कानून, पुलिस की हर कार्रवाई पहले संविधान की कसौटी पर परखी जाती है कि क्या ये संविधान के दायरे में है। बिल्कुल। अगर नहीं तो वो अवैध है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये शक्ति को काबू में रखने वाला एक कवच है। और इन नोट्स में संविधान के पहचान पत्र का भी जिक्र है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं। जी। इसमें कुछ बड़े शब्द हैं, संप्रभु, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, समाजवादी। ये सिर्फ शब्द नहीं है ना? ये हमारे देश के आदर्श हैं। बिल्कुल। और इन्हें रटना नहीं है, इनके पीछे की जो भावना है उसे पकड़ना है। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। ये लाइन ही सब कुछ कह देती है। मतलब शक्ति का स्रोत जनता है जी। कि इस संविधान को शक्ति किसी राजा या बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि भारत की जनता से मिली है। और संप्रभु का मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, कोई दूसरा देश हम पर हुक्म नहीं चला सकता। लोकतंत्र का मतलब है कि सरकार वोटों से चुनी जाएगी, बंदूक की नोक पे नहीं। बिल्कुल। और समाजवादी का लक्ष्य है कि सरकार अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने की कोशिश करेगी। यहाँ एक शब्द है पंथनिरपेक्ष, यानी सेक्युलर। इसका मतलब तो सब समझते हैं कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। हाँ। लेकिन हमारे नोट्स ये भी कहते हैं कि हर नागरिक को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है। क्या इन दोनों बातों में कभी टकराव नहीं होता? ये बहुत ही अहम सवाल है और भारतीय पंथ निरपेक्षता की यही खासियत है। यहाँ इसका मतलब धर्म से दूरी बनाना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है सरकार सभी धर्मों से एक समान दूरी रखेगी और सभी को बराबर सम्मान देगी। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। तो मतलब सरकार तब तक दखल नहीं देगी जब तक किसी की धार्मिक आजादी से दूसरे के अधिकारों का हनन न हो। समझ गया। तो हमने देखा कि संविधान की नींव किन वादों पर रखी गई है। अब देखते हैं कि ये नींव एक आम नागरिक को रोजमर्रा की जिंदगी में क्या ताकत देती है। और यहीं से हमारे मौलिक अधिकारों का अध्याय शुरू होता है। हाँ, नोट्स में सबसे पहले अनुच्छेद 19 यानी बोलने की आजादी का जिक्र है। हाँ, और ये सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है। इसमें प्रेस की आजादी, सोशल मीडिया पर अपनी राय रखना, बिना हथियारों के इकट्ठा होना, जी, एसोसिएशन या यूनियन बनाना और देश में कहीं भी आने जाने या बसने की आजादी सब शामिल है। ये लोकतंत्र की रीढ़ है। लेकिन यहाँ नोट्स में एक चेतावनी भी दी गई है जो बहुत जरूरी है। ये आजादी असीमित नहीं है। बिल्कुल। आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आप इस अधिकार का इस्तेमाल देश की सुरक्षा को खतरे में डालने या समाज में नफरत फैलाने के लिए नहीं कर सकते। तो फिर ये सीमा कौन तय करेगा कि कब मेरी बात नफरत फैला रही है और कब सिर्फ एक आलोचना है? यही वो जगह है जहां अदालतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो तय करती हैं कि सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध जायज है या नहीं। ये संतुलन वाकई बहुत जरूरी है। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर, जिसे इन नोट्स में सबसे शक्तिशाली अधिकार कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को इतना विस्तार दिया है कि ये बाकी कई अधिकारों का स्रोत बन गया है। मतलब पहले इसका अर्थ सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे अदालती फैसलों से इसमें गरिमा से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, हाँ, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और आजीविका का अधिकार भी शामिल हो गया।
ये सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं, इज्जत से जीने का अधिकार है। और अगर किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला हो, मतलब उसे गिरफ्तार किया जाए, तो संविधान क्या सुरक्षा देता है? नोट्स अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। ये हर नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। कल्पना कीजिए किसी को रात में पुलिस उठा ले जाए और परिवार को कुछ पता ना चले। अनुच्छेद 22 ठीक इसी स्थिति को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके तहत पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। जी हाँ, यात्रा का समय छोड़ के। और गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ये तो मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है ना? बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कि संविधान समाज के सबसे कमजोर तबकों की सुरक्षा के लिए क्या कहता है। हमारे अगले नोट्स शोषण के विरुद्ध अधिकार पर हैं, अनुच्छेद 23 और 24। हाँ, ये अनुच्छेद सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बिगारी, बिना मजदूरी के जबरदस्ती काम कराने पर पूरी तरह रोक लगाता है। ये सीधे सीधे गुलामी की प्रथा पर हमला है। और अनुच्छेद 24 वो तो बच्चों के लिए खास सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। इसका मकसद बच्चों के बचपन को सुरक्षित रखना है। जी, ताकि वे शोषण का शिकार होने की बजाय शिक्षा हासिल कर सके। ये दिखाता है कि हमारा संविधान सिर्फ वयस्कों के लिए नहीं, बच्चों के भविष्य को लेकर भी कितना संवेदनशील है। और इसी संवेदनशीलता की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता पर संविधान का क्या कहना है? नोट्स में अनुच्छेद 25 से 28 तक का जिक्र है। अनुच्छेद 25 से 28 भारत के हर व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या ना हो, अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी देते हैं। हाँ, जैसे नोट्स में उदाहरण है सिखों का कृपाण धारण करना, ये इसी अधिकार के तहत संरक्षित है। तो ये अधिकार कितना निरपेक्ष है, मतलब इसकी सीमाएं क्या हैं? इसकी 3 मुख्य सीमाएं हैं: सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। अच्छा, यानी आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकते कि समाज में दंगे भड़क जाएं, किसी अनैतिक काम को बढ़ावा मिले या लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो। संतुलन यहाँ भी मूल मंत्र है। एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही असाधारण बात है। मान लीजिए सरकार ही कोई ऐसा कानून बना दे जो मेरे इन अधिकारों को छीनता हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इन नोट्स के मुताबिक इसका जवाब अनुच्छेद 32 में है, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है। हाँ, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे आत्मा यूं ही नहीं कहा था। ये अनुच्छेद खुद एक मौलिक अधिकार है जो बाकी मौलिक अधिकारों को बचाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप निचली अदालतों में जाने के बजाय सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये एक नागरिक को दी गई असाधारण शक्ति है। मतलब संविधान बनाने वालों ने सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि उन्हें बचाने का एक अचूक रास्ता भी उसी किताब में लिख दिया। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को बचाता कैसे है? क्या प्रक्रिया है? कोर्ट इन्हें 5 तरह के विशेष आदेशों, जिन्हें रिट कहते हैं, के जरिए बचाता है। इनमें सबसे मशहूर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। जी, अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट ये रिट जारी करके पुलिस को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश करो। ये तो राज्य की मनमानी शक्ति पर सीधा अंकुश लगाती है। हाँ, ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिक की स्वतंत्रता और राज्य की जवाबदेही के बीच का सबसे बड़ा कवच है। तो ये तो हुए नागरिकों के अधिकार, जिनकी गारंटी अदालत देती है। लेकिन क्या संविधान सरकार को भी कोई दिशा निर्देश देता है? बिल्कुल। इन्हें राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, या DSPP। अच्छा। ये अधिकारों की तरह नहीं है जिन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट जा सकें। ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास या टू डू लिस्ट की तरह है कि कानून बनाते समय इन लक्ष्यों को ध्यान में रखें। हाँ, जैसे ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना या काम करने की बेहतर स्थितियां सुनिश्चित करना। इन नोट्स में UCC का भी जिक्र है, जो अक्सर चर्चा में रहता है। हाँ, अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगा। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि शादी, तलाक, विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून हों।
ये एक लक्ष्य है जिसे हासिल करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। तो एक तरफ नागरिकों के अधिकार हैं, दूसरी तरफ सरकार के लिए निर्देश। लेकिन क्या नागरिकों की भी कोई जिम्मेदारी है? हाँ, और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मूल संविधान में सिर्फ अधिकारों का जिक्र था, कर्तव्यों का नहीं। नहीं। लेकिन बाद में आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य मतलब अनुच्छेद 51A जोड़े गए। इसके पीछे सोच क्या थी? सोच ये थी कि नागरिक अधिकारों का आनंद तो लें, लेकिन देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। और ये कर्तव्य किस तरह के हैं? कुछ उदाहरण? जैसे संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की संप्रभुता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना। बिल्कुल, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। ये नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो एक अच्छे नागरिक से अपेक्षित हैं। तो ये अधिकार और कर्तव्य नागरिक और सरकार के बीच एक रिश्ता बनाते हैं। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के शीर्ष पर कौन है? हमारे नोट्स राष्ट्रपति की शक्तियों पर कुछ कहते हैं। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी। लेकिन उनकी एक बहुत ही विशेष शक्ति है, क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 72 के तहत, जिसमें वो सजा माफ कर सकते हैं। हाँ, वे किसी भी दोषी की सजा को कम, स्थगित या पूरी तरह माफ कर सकते हैं, यहाँ तक कि मौत की सजा को भी। नोट्स में राज्यपाल की शक्ति से इसकी तुलना की गई है। इसमें क्या खास अंतर है? ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के राज्यपाल भी सजा माफ कर सकते हैं, लेकिन वे मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते। अच्छा। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये जीवन और मृत्यु से जुड़ा एक अंतिम अधिकार है। और अगर देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो संविधान का कंटिंजेंसी प्लान क्या है? मैं आपातकाल के प्रावधानों की बात कर रहा हूँ। हाँ, संविधान में ऐसी असाधारण परिस्थितियों के लिए भी व्यवस्था है। नोट्स के अनुसार 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। कौन कौन से? पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में लगाया जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, जब किसी राज्य की सरकार संवैधानिक रूप से काम करने में विफल हो जाए। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। जी, अनुच्छेद 360, अगर देश की आर्थिक स्थिरता को गंभीर खतरा हो। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने संविधान के वादों से लेकर नागरिकों के अधिकारों, सरकार के लक्ष्यों और संकट के समय के प्रावधानों तक की यात्रा की। चलिए, सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से जोड़कर देखते हैं। जरूर। इन नोट से 4 मुख्य बातें जो किसी भी नागरिक को पता होनी चाहिए, वो है: पहला, हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है। दूसरा, क्या कोई मौलिक अधिकार हटाया भी गया है? हाँ, संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संशोधन के बाद एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे क्यों हटाया गया था? क्योंकि सरकार को जमींदारी उन्मूलन जैसे सामाजिक आर्थिक सुधारों में कानूनी अड़चनें आ रही थीं। अच्छा, तीसरा पॉइंट? तीसरा, गिरफ्तारी के खिलाफ 24 घंटे वाला सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22। और चौथा और सबसे जरूरी, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को, क्योंकि यही वो चाबी है जो अधिकारों के ताले को खोलती है। बहुत खूब। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ एक सूखी कानूनी किताब नहीं, बल्कि हमारे देश और हमारे जीवन को चलाने वाले नियमों का एक जीवंत ढांचा है। 420 जैसा एक शब्द, एक नंबर, ये हमारी आम बोलचाल का हिस्सा कैसे बन गया, है ना? मतलब कोई धोखेबाज हो तो हम कहते हैं बड़ा 420 है। पर क्या होगा अगर हम कहें कि अब 420 वो नहीं रहा जो पहले था? बिल्कुल, कानूनी तौर पर वो नंबर तो अब एक तरह से इतिहास बन चुका है। और यही आज हमारी बातचीत का बड़ा मुद्दा है। भारत के पुराने आपराधिक कानून यानी 1860 के इंडियन पीनल कोड से, आईपीसी जिसे कहते थे, हाँ, आईपीसी से 2023 की भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस तक का सफर। आज हम सिर्फ धाराओं के नंबर नहीं बदल रहे, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि न्याय को लेकर हमारी सोच कैसे बदल रही है। सही बात है। और हमारे पास जो जानकारी है वो पुलिस और कानून के छात्रों के लिए तैयार किए गए नोट से आई है। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी गहराई में जाकर इसे हर किसी के लिए आसान बना दें। और ये बदलाव क्यों हुआ, इसकी नींव समझना भी जरूरी है। आईपीसी एक वो औपनिवेशिक कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार ने अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाया था। बीएनएस 2023 का मकसद एक ऐसा कानून बनाना है जो आज के भारतीय समाज और उसके मूल्यों को दर्शाए। लेकिन एक बात साफ कर दें, अपराध तो वही है, मतलब हत्या, चोरी। हाँ, बिल्कुल। अपराध की मूल परिभाषा नहीं बदली है।
हत्या आज भी हत्या है और चोरी आज भी चोरी है। बदला है तो बस उनका पता, मतलब उनकी धारा का नंबर और कुछ परिभाषाओं को और साफ किया गया है। ठीक है। तो आज की बातचीत में हम समझने में आसानी के लिए नए यानी बीएनएस और पुराने यानी आईपीसी दोनों धाराओं का जिक्र करते रहेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। कानून की नज़र में अपराध होता क्या है? क्या हर गलत काम, हर गलती एक अपराध है? बहुत अच्छा सवाल है ये। जैसे अगर मुझसे गलती से किसी का नुकसान हो जाए तो क्या मैं अपराधी हूँ? नहीं, हर गलती अपराध नहीं होती। कानून की पूरी इमारत इसी एक नींव पर खड़ी है। अच्छा। अपराध का एक सीधा सा फॉर्मूला है। अपराध = बुरी नीयत प्लस बुरा काम। बुरी नीयत मतलब मेंस रेया? बिल्कुल। और बुरा काम यानी एक्टस रेउस। मतलब किसी काम को अपराध बनने के लिए उसे करने की नीयत भी बुरी होनी चाहिए। बिना बुरी नीयत के वो सिर्फ एक हादसा या गलती हो सकती है, अपराध नहीं। लेकिन ये बुरी नीयत साबित करना तो बहुत मुश्किल होता होगा। होता है। कोई भी अपराधी बाद में कह सकता है कि मेरी नीयत तो थी नहीं। अदालतें इसे कैसे परखती हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। नीयत वो तो किसी के दिमाग के अंदर की चीज है, उसे सीधे सीधे नहीं देखा जा सकता। इसलिए अदालतें इसे परिस्थितियों और सबूतों से परखती हैं। अपराध करने का तरीका क्या था? क्या कोई हथियार इस्तेमाल हुआ? अपराध से पहले और बाद में अपराधी का व्यवहार कैसा था? अच्छा। इन सब चीजों से नीयत का अंदाजा लगाया जाता है। मान लीजिए भीड़ में किसी से गलती से धक्का लग जाए और कोई दूसरा व्यक्ति गिरकर मर जाए। हाँ। ये एक दुखद घटना है, पर हत्या नहीं। क्यों? क्योंकि धक्का देने वाले की नीयत उसे जान से मारने की नहीं थी। अच्छा, तो नीयत का ना होना एक बचाव है, कहती है। ये कहती है कि अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, जिसे कानून की भाषा में अनसाउंड माइंड कहते हैं, कोई अपराध करता है तो उसे सजा नहीं मिलती। अच्छा। इसके पीछे का तर्क यही है कि वो व्यक्ति अपने किए गए काम की प्रकृति को समझने में सक्षम नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, यानी उसमें अपराध करने की नीयत हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अपराध के लिए काम और नीयत दोनों का होना जरूरी है। अब उस हिस्से पर आते हैं जहाँ शायद सबसे ज्यादा उलझन होती है। हत्या यानी मर्डर और मानववध, कल्पेबल होमिसाइड। सुनने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं कि किसी ने किसी की जान ले ली। फर्क क्या है? हाँ, ये वो इलाका है जहाँ कानून बहुत बहुत बारीक हो जाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो सारा खेल इरादे की गंभीरता और निश्चितता का है। इरादे की गंभीरता मतलब? इसे थोड़ा और खोलते हैं। चलिए पहले मानववध को समझते हैं। बीएनएस की धारा 100, जो पहले आईपीसी में 299 थी, ठीक है, ये मानववध को परिभाषित करती है। इसका मतलब है किसी की जान लेना। लेकिन ये पक्का इरादा नहीं था कि वो व्यक्ति मर ही जाएगा। हो सकता है कि इरादा सिर्फ गंभीर चोट पहुंचाने का हो, लेकिन नतीजा मौत हो गया। एक उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे गुस्से में किसी को जोर से धक्का दे दिया और वो सिर के बल गिरकर मर गया। यहाँ धक्का देने का इरादा था, शायद चोट पहुंचाने का भी हो, लेकिन ये निश्चित नहीं था कि इस धक्के से मौत ही हो जाएगी। और हत्या? हत्या यानी मर्डर, जो अब बीएनएस की धारा 101 में है, पहले आईपीसी 300। हाँ, वो इरादे का सबसे चरम रूप है। इसका मतलब है पूरी प्लानिंग और पक्के इरादे से किसी की जान लेना। यहाँ कोई शक नहीं होता। मारने वाले को पता होता है कि उसके काम का नतीजा मौत ही होगा, और वो यही चाहता भी है। जैसे किसी पर गोली चलाना, जहर देना या गला घूटना, ये सीधे सीधे हत्या है। और इसके लिए सजा भी सबसे गंभीर होती है। बीएनएस की धारा 103 के तहत आजीवन कारावास या फांसी। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? कभी-कभी पक्के इरादे से किया गया काम भी कानून की नजर में हत्या नहीं, बल्कि मानववध माना जाता है। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? अगर इरादा पक्का था तो वो हत्या क्यों नहीं? यहीं पर कानून थोड़ा मानवीय हो जाता है। वो कुछ अपवाद मानता है, जैसे गंभीर और अचानक उकसावा, ग्रेव इन सडन प्रोवोकेशन। बिल्कुल। अगर किसी को अचानक इतना उकसाया गया कि उसने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया और उस आवेश में उसने किसी की जान ले ली, तो अदालत इसे हत्या के बजाय मानववध मान सकती है। अच्छा। कानून इस मानवीय कमजोरी को भी ध्यान में रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेगुनाह है, लेकिन उसकी सजा कम हो जाती है। वाह, तो मूल अंतर यह है कि मानववध में मौत हो सकती है वाली भावना है, हाँ, जबकि हत्या में मौत होनी ही चाहिए वाली भावना है। और कुछ मामलों में हमारा कानून गुस्से या आवेश में खोए हुए आत्मनियंत्रण को भी रियायत देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। सारा फर्क ज्ञान और इरादे की डिग्री का है। नियत का ये खेल तो समझ आ गया जब बात किसी की जान लेने की हो, लेकिन क्या यही नियत
संपत्ति से जुड़े अपराधों में भी इतनी ही अहमियत रखती है? रखती है। जैसे चोरी और लूट में क्या यहाँ भी सिर्फ नियत से ही फर्क तय होता है? यहाँ नियत तो है ही, लेकिन साथ में अपराध करने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तरीका? हाँ, आम बोलचाल में हम चोरी, लूट, डकैती सबको एक ही मान लेते हैं, लेकिन कानून में इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसे कहानी की तरह समझते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। सबसे पहले है चोरी, मतलब थेफ्ट, बीएनएस की धारा 303। इसका मतलब बहुत सीधा है, किसी के कब्जे से उसकी मर्जी के बिना चुपके से कोई चीज बेईमानी से हटा लेना। इसमें हिंसा नहीं है? नहीं, हिंसा या धमकी का कोई तत्व नहीं है। मान लीजिए एक आदमी ने भीड़ में चुपके से किसी का पर्स निकाल लिया, ये चोरी है। ठीक है, ये तो साफ है। अब कहानी में थोड़ा ड्रामा लाते हैं। वो ही आदमी पर्स चुपके से निकालने के बजाय सामने आता है, चाकू दिखाता है और कहता है पर्स निकालो। तो अब ये चोरी नहीं रही? बिल्कुल नहीं, ये लूट बन गई, मतलब रॉबरी, जो बीएनएस की धारा 309 में है। जैसे ही अपराध में हिंसा या उसका डर शामिल हो जाता है, चोरी लूट में बदल जाती है। और डकैती? वो तो फिल्मों में घोड़ों पर बैठकर आते थे। हाँ, अब घोड़ों पे नहीं आते, पर अपराध का सिद्धांत वही है। अब हमारी कहानी में 4 और लोग शामिल हो जाते हैं। अच्छा। अगर वही एक आदमी अपने 4 दोस्तों के साथ, यानी कुल 5 लोग मिलकर चाकू दिखाकर पर्स छीनते हैं, तो ये लूट अब डकैती, मतलब डकैती बन जाती है। बीएनएस की धारा 310 में। हाँ। एक मिनट, ये 5 का आंकड़ा ही क्यों? 4 लोगों तक वो सिर्फ लूट ही रहेगा। इसके पीछे कोई खास तर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे एक सामाजिक तर्क है। कानून मानता है कि जब 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ मिलकर कोई हिंसक अपराध करते हैं, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं होता, बल्कि पूरे समाज में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। ये समाज के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए इसे एक अलग और ज्यादा गंभीर अपराध माना गया है। और सजा भी ज्यादा होती होगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ अकादमिक फर्क नहीं है। पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है, तो वो चोरी, लूट या डकैती में से कौन सी धारा लगाती है, इससे केस की गंभीरता, जमानत की शर्तें और सजा सब कुछ बदल जाता है। कमाल है। तो एक आदमी की हरकत चोरी है, अगर वो डराए तो लूट है, और 5 लोग मिलकर डराएं तो डकैती है। ये तो हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल। लेकिन उस मशहूर 420 का क्या हुआ? वो इस कहानी में कहाँ फिट होता है? 420 वो शायद आईपीसी का सबसे प्रसिद्ध सेक्शन था। आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी के लिए थी। चीटिंग। हाँ, ये न चोरी है न लूट। इसमें आप किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं लेते, बल्कि झूठ बोलकर या धोखा देकर उसे इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि वो अपनी चीज आपको खुद दे दे। अच्छा। नए कानून बीएनएस में अपराध वही है, बस उसका नंबर बदल गया है। अब धोखाधड़ी बीएनएस की धारा 318 बन गई है। मतलब काम वही है, बस पता बदल गया। तो अब 318 कहना पड़ेगा। बिल्कुल। हालांकि 420 कहने में जो बात थी वो शायद ही आए। ये तो है। चलिए अब उस अधिकार पर आते हैं जो शायद हर नागरिक के लिए जानना सबसे जरूरी है। आत्मरक्षा। हाँ, सेल्फ डिफेंस का अधिकार। कानून हमें अपनी और अपनी संपत्ति की रक्षा का अधिकार देता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी रक्षा में किस हद तक जा सकते हैं। ये कानून का सबसे महत्वपूर्ण और उतना ही संवेदनशील हिस्सा है, और इसका जवाब है हाँ। कुछ खास और गंभीर परिस्थितियों में अपनी रक्षा में किसी की जान लेना भी अपराध नहीं माना जाता। अच्छा। बीएनएस में धारा 34 से 44 तक इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। कानून स्पष्ट रूप से बताता है कि यह अधिकार कब मिलता है, जैसे कि जब आपको यकीनी तौर पर लगे कि हमलावर आपकी जान ले लेगा, जब बलात्कार या एसिड हमले जैसी कोशिश हो, या अपहरण को रोकने के लिए। लेकिन ये ढाल है तलवार नहीं वाली बात सुनने में अच्छी लगती है, पर असल जिंदगी में जब जान खतरे में हो तो 1 सेकंड में ये फैसला कैसे लिया जा सकता है? सही बात है। क्या कानून इस बात को मानता है कि उस घबराहट में इंसान हमेशा सही फैसला नहीं ले सकता? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। कानून आपसे सुपर ह्यूमन होने की उम्मीद नहीं करता। अदालतें ये नहीं देखती कि क्या आप बेहतर कर सकते थे। अच्छा। बल्कि ये देखती हैं कि क्या उस वक्त, उन परिस्थितियों में एक आम इंसान को भी अपनी जान का वैसा ही खतरा महसूस होता। इसे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कहते हैं। मतलब खतरे का डर वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक और तर्कसंगत होना चाहिए। इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कोई चोर आपके घर से चोरी करके भाग रहा है। वो अब आपसे दूर जा रहा है और उससे आपको कोई तत्काल खतरा नहीं है। ठीक है। ऐसे में आप उस पर पीछे से गोली नहीं चला सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आत्मरक्षा नहीं बल्कि बदला माना जाएगा। अच्छा। आत्मरक्षा का अधिकार तभी तक है जब तक खतरा आपके सिर पर मंडरा रहा है। खतरा टलते ही ये अधिकार भी खत्म हो जाता है। ये वाकई बहुत मुश्किल संतुलन है। बहुत।
चलिए अब एक बड़े वैचारिक बदलाव की बात करते हैं। नए कानून में राजद्रोह को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सेडिशन। हाँ, पुराने कानून की इस धारा की बहुत आलोचना होती थी कि इसका इस्तेमाल आवाज दबाने के लिए किया जाता है। अब क्या बदला है? ये बीएनएस के सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित बदलावों में से एक है। पुरानी आईपीसी की धारा 124 ए, जिसे राजद्रोह या सेडिशन कहते थे, उसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। हाँ, उस कानून के तहत सरकार के खिलाफ नफरत या अवमानना फैलाना या उसकी कोशिश करना भी एक अपराध था, जिसकी व्याख्या बहुत व्यापक हो सकती थी। और इसका इस्तेमाल सरकार की आलोचना को दबाने के लिए भी हुआ कई बार। तो अब बीएनएस में इसकी जगह क्या है? नए कानून यानी बीएनएस की धारा 152 में राजद्रोह की जगह एक नई अवधारणा लाई गई है। अब अपराध का नाम है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। इन दोनों में फर्क क्या है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। फर्क बहुत बड़ा और वैचारिक है। अब सरकार की नीतियों की कठोर आलोचना करना, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना या असहमत होना अपराध नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले गए शब्दों से, लिखे गए लेखों से या किसी और तरीके से भारत को तोड़ने की बात करता है, अलगाववाद को बढ़ावा देता है या सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाता है, तो वो इस नई धारा के तहत एक गंभीर अपराध होगा। अच्छा, तो निशाना सरकार से हटकर देश पर आ गया है। अब देश की संप्रभुता पर हमला अपराध है, सरकार की आलोचना नहीं। बिल्कुल। ये एक तरह से लोकतंत्र में असहमति के अधिकार को और मजबूत करता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए ना हो, बल्कि सिर्फ उन ताकतों के खिलाफ हो जो वास्तव में देश की नींव को ही चुनौती देती हैं। आज की चर्चा बहुत ही जानकारी भरी रही। हमने कानून के कुछ सबसे जटिल हिस्सों को समझने की कोशिश की। अगर हम आज की बातों का सार निकालें, तो कुछ धाराएं अब हमें याद रखनी होंगी। जैसे हत्या के लिए BNS 103, जिसमें सबसे बड़ी सजा है। डकैती के लिए BNS 310, और उसमें वो 5 लोगों वाला नियम हमेशा याद रखना है। सही है। और हाँ, सबकी पसंदीदा पुरानी 420 अब BNS 318 है। और शायद सबसे जरूरी बात, आत्मरक्षा आपका अधिकार है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। बिल्कुल। और अगर एक कदम पीछे हटकर इसका अंतिम विश्लेषण करें, तो ये नया कानून सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भारतीय समाज की जरूरतों के हिसाब से ढलने की एक कोशिश है। धाराओं के नंबर बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ अपराधों की परिभाषा और सोच में आया बदलाव है, जैसे हमने राजद्रोह के मामले में देखा। सही बात है। बेशक इस नए कानून को पूरी तरह से लागू होने और हमारे पुलिस, वकील और अदालतों को इसका आदी होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये एक जरूरी कदम है। जरूर। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाते हैं। हमने आज कानून की किताबों में हुए बदलावों की बात की, लेकिन असली सवाल ये है कि जब ये कानून पुलिस थानों और अदालतों की असलियत से टकराएगा, तो क्या ये वाकई उस बदलाव को जमीन पर उतार पाएगा जिसका वादा किया गया है? कानून बदल देना और न्याय करने का तरीका बदलना, क्या ये दोनों एक ही बात है? नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सुनने में थोड़ा कानूनी लग सकता है, लेकिन असल में हम सबकी जिंदगी से, हमारे अधिकारों से सीधे तौर पर जुड़ा है। बिल्कुल। भारत के आपराधिक कानूनों में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जो पुराना CRPC था, वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS बन गया है। और ये सिर्फ मतलब नाम का बदलाव नहीं है, ये वो कानूनी किताब है जो तय करती है कि अगर कोई अपराध होता है, तो पुलिस काम कैसे करेगी, किसी को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा और एक आम नागरिक के अधिकार क्या होंगे। सही। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि FIR से लेकर गिरफ्तारी और फिर जमानत तक की पूरी प्रक्रिया को हम एकदम आसान भाषा में समझें। हाँ, परत दर परत। हमारे पास कुछ कानूनी दस्तावेज और उनके विश्लेषण हैं, जिनके आधार पर हम ये चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी आपराधिक मामले की गाड़ी FIR नाम के स्टेशन से ही शुरू होती है ना? हाँ, FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच का, कह सकते हैं, पहला कानूनी दस्तावेज है। संज्ञेय मतलब गंभीर अपराध जैसे चोरी, मारपीट, हत्या। ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करके जांच शुरू करनी होती है, और वो बिना वारंट के गिरफ्तारी भी कर सकती है। और अगर मामला उतना गंभीर न हो, जैसे कोई मामूली कहासुनी या हाँ, उसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं। ऐसे केस में पुलिस सीधे FIR नहीं लिखती। अच्छा। वो एक NCR यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करती है,
और फिर जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत का इंतजार करती है। ठीक है, ये तो हुई बुनियादी बात। लेकिन मैंने 0 FIR के बारे में काफी सुना है। ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत मतलब एक बहुत ही व्यवहारिक वजह से पड़ी। अक्सर लोग शिकायत लेकर थाने जाते थे और पुलिस ये कहकर लौटा देती थी कि ये घटना हमारे इलाके में नहीं हुई, आप दूसरे थाने जाइए। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। इसी टालमटोल में पीड़ित परेशान होता था, सबूत नष्ट हो सकते थे। 0 FIR इसी का समाधान है। कैसे? अब कानून कहता है कि अपराध कहीं भी हुआ हो, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो 0 नंबर से FIR दर्ज करेंगे और बाद में उसे सही थाने को ट्रांसफर कर देंगे। वो मना नहीं कर सकते। ये तो नागरिकों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है। बिल्कुल है। अच्छा, आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो क्या कानून भी इस मामले में अपडेट हुआ है? क्या घर बैठे कोई शिकायत हो सकती है? हाँ, नए कानून BNSS ने इसी दिशा में एक कदम बढ़ाया है और E-FIR का एक नियम जोड़ा है। E-FIR? हाँ, अब आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जैसे पुलिस के पोर्टल या ईमेल से अपनी शिकायत भेज सकते हैं और उसे FIR माना जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है, पर इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता? कोई भी किसी के नाम से झूठी शिकायत भेज दे? बिल्कुल, और कानून बनाने वालों ने इसका ध्यान रखा है। इसीलिए इसमें एक शर्त है। क्या शर्त? FIR दर्ज कराने के 3 दिन के अंदर आपको थाने जाकर उस शिकायत पर दस्तखत करने होंगे। अच्छा, 3 दिन के अंदर? हाँ, ये शर्त इसीलिए है ताकि कोई शरारतन झूठी FIR ना कर दे तो तकनीक का फायदा भी मिले और उसका दुरुपयोग भी ना हो। लेकिन वो सबसे बड़ी मुश्किल, जब पुलिस FIR लिखने से ही मना कर दे, तब क्या करे आम आदमी? इसका भी रास्ता कानून में है। अगर थाने में आपकी शिकायत नहीं लिखी जाती तो आप अपनी लिखित शिकायत रजिस्टर्ड पोस्ट से जिले के SP यानी पुलिस अधीक्षक को भेज सकते हैं। और फिर SP एक्शन लेंगे? अगर SP को लगता है कि शिकायत में कोई गंभीर मामला है तो वो खुद जांच का आदेश दे सकते हैं या फिर थाने को FIR दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं। लेकिन SP को शिकायत भेजना तो एक तरह से पुलिस से ही पुलिस की शिकायत करने जैसा हुआ। क्या कोर्ट जाना ही असली विकल्प है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। कई बार इस प्रक्रिया में देरी होती है, इसीलिए सबसे कारगर रास्ता कोर्ट का ही है। वो कैसे? हाँ, और फिर कोर्ट आदेश दे सकता है। हाँ, अगर कोर्ट को आपकी शिकायत में दम लगता है तो वो पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दे सकता है और कोर्ट के आदेश को पुलिस नजरअंदाज नहीं कर सकती। ठीक है, तो मान लीजिए FIR हो गई, अब पुलिस एक्शन में आएगी, तो क्या वो सीधे आकर किसी को भी गाड़ी में बैठाकर ले जा सकती है? यहाँ आके लोगों के मन में सबसे ज्यादा डर होता है। इसी डर को दूर करने और पुलिस की मनमानी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार केस में बहुत अहम दिशा निर्देश दिए थे। क्या थे वो? कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे सभी अपराध जिनमें सजा 7 साल से कम है, उनमें पुलिस को आंख बंद करके गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। मतलब FIR का मतलब गिरफ्तारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। पुलिस को पहले आरोपी को नोटिस देकर जांच में सहयोग के लिए बुलाना चाहिए। गिरफ्तारी तभी हो जब वो बहुत जरूरी हो। जैसे अगर लगता है कि आरोपी सबूत मिटा सकता है, गवाहों को डरा सकता है या देश छोड़कर भाग सकता है। और जब बात महिलाओं की आती है, तब तो नियम और भी सख्त होंगे। हाँ, यहाँ कानून बहुत ही स्पष्ट और सख्त है। किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किसी भी हालत में नहीं। अगर किसी बेहद असाधारण स्थिति में ऐसा करना बहुत जरूरी हो तो पहले महिला पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से लिखित इजाजत लेनी होगी। अच्छा। और एक और बात, किसी महिला की तलाशी या गिरफ्तारी केवल एक महिला पुलिस अधिकारी ही कर सकती है, कोई पुरुष अधिकारी उसे छू भी नहीं सकता। ये तो बहुत जरूरी नियम है। इसके अलावा भी तो गिरफ्तार हुए व्यक्ति के कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं, वो DK बसु गाइडलाइंस। बिल्कुल, ये गाइडलाइंस हर गिरफ्तार व्यक्ति पर लागू होती हैं। सबसे पहला अधिकार है गिरफ्तारी का कारण जानने का। पुलिस को बताना ही होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और परिवार को बताने का अधिकार? हाँ, आपको अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने परिवार, दोस्त या वकील को देने का अधिकार है। पुलिस आपको एक फोन कॉल करने से रोक नहीं सकती। और शायद सबसे जरूरी, मेडिकल जांच का अधिकार। हाँ, गिरफ्तारी के समय और उसके बाद भी। ये इसलिए जरूरी है ताकि रिकॉर्ड पर रहे कि हिरासत में आपके साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई। और चौथा, अपने वकील से मिलने का अधिकार। ये अधिकार किसी भी हाल में छीने नहीं जा सकते। चलिए, गिरफ्तारी हो गई, अब आगे क्या? मैंने वो 24 घंटे वाले नियम के बारे में सुना है। हाँ, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। कानून कहता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर
आने जाने का समय निकालकर सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। और ये क्यों जरूरी है? ये नियम पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से लंबे समय तक अपनी हिरासत में रखने से रोकता है। और जब व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तब क्या होता है? वहीं से कस्टडी का खेल शुरू होता है। पूछताछ की जरूरत है तो वो उसे पुलिस कस्टडी में भेजते हैं, जिसे हम आम भाषा में पुलिस रिमांड कहते हैं। मतलब व्यक्ति पुलिस थाने के लॉकअप में रहेगा। हाँ, इसका मकसद पूछताछ करना, अपराध में इस्तेमाल हथियार या सामान बरामद करना, ये सब होता है। और इस रिमांड को लेकर नए कानून में कोई बदलाव हुआ है? हाँ, एक अहम बदलाव है। पहले पुलिस को 15 दिन की रिमांड एक साथ या शुरू के 15 दिनों में ही लेनी होती थी। और अब बीएनएसएस के तहत पुलिस जांच की पूरी अवधि मतलब 60 या 90 दिनों के दौरान जरूरत के हिसाब से टुकड़ों में भी रिमांड ले सकती है। अच्छा, और ये जुडिशियल कस्टडी क्या है? जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि अब पुलिस को पूछताछ की जरूरत नहीं है, लेकिन आरोपी को बाहर छोड़ना भी ठीक नहीं, तो वो उसे जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। इसका सीधा मतलब है जेल भेजना। बिल्कुल, जेल में व्यक्ति जज की निगरानी में रहता है, पुलिस की नहीं। अगर पुलिस को जेल में भी उससे पूछताछ करनी है तो पहले जज से इजाजत लेनी होगी। ये तो आरोपी की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कवच हुआ। बहुत बड़ा। तो मतलब एक बार कोई जेल चला गया तो फिर बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जमानत यानी बेल। बिल्कुल। अब जमानत के नजरिए से भी अपराधों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं जमानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंसेस। ये कम गंभीर अपराध होते होंगे। हाँ, इनमें जमानत पाना आपका अधिकार है, पुलिस मना नहीं कर सकती। कई बार तो थाने से ही जमानत मिल जाती है। और दूसरे होते हैं गैर जमानती अपराध, नॉन बेलेबल। सही। सारे गंभीर अपराध इसी में आते हैं। यहाँ जमानत आपका अधिकार नहीं बल्कि जज के विवेक पर निर्भर करती है। जज का विवेक मतलब जज मामले के तथ्य, सबूतों की गंभीरता और आरोपी के भागने की आशंका, इन सब बातों पर विचार करके तय करते हैं कि जमानत देनी है या नहीं। इसमें एक अग्रिम जमानत भी होती है, एंटिसिपेटरी बेल। वो क्या है? जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये गिरफ्तारी की आशंका होने पर पहले से ही ली जाने वाली जमानत है। मतलब गिरफ्तारी से पहले? हाँ, अगर किसी को लगता है कि उसे किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सीधे सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अर्जी दे सकता है। अगर कोर्ट अग्रिम जमानत दे दे तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। जमानत से जुड़ा एक और शब्द है जो सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है, डिफॉल्ट बेल। ये क्या चीज है? ये आरोपी का एक बहुत शक्तिशाली तकनीकी अधिकार है। कानून पुलिस को जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करने के लिए एक समय सीमा देता है। अपराध के हिसाब से 60 या 90 दिन। ठीक है। अगर पुलिस इस तय समय में चार्जशीट दाखिल करने में डिफॉल्ट कर जाती है, मतलब नाकाम रहती है, तो आरोपी को जमानत मिलनी ही चाहिए। मिलनी ही चाहिए। ये उसका हक बन जाता है, चाहे अपराध कितना भी संगीन क्यों ना हो। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि एक खतरनाक अपराधी सिर्फ एक तकनीकी चूक की वजह से बाहर आ सकता है? आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये बहस होती है, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि किसी को भी अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते जबकि जांच ही पूरी ना हुई हो। ये नियम पुलिस पर समय पर जांच पूरी करने का एक तरह से दबाव बनाता है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि पुलिस के पास एक टाइमर है। अगर टाइमर खत्म होने से पहले वो अपनी चाल नहीं चलते तो खिलाड़ी को एक फ्री लाइफ मिल जाती है। अच्छा, तो जब पुलिस की जांच पूरी हो जाती है तो वो कोर्ट में जो फाइनल रिपोर्ट देती है उसे ही चार्जशीट कहते हैं? एकदम सही। चार्जशीट में अपराध का पूरा ब्यौरा, गवाहों की लिस्ट और जांच में मिले सारे सबूतों का जिक्र होता है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही कोर्ट में ट्रायल यानी मुकदमा शुरू होता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक तस्वीर जो हमेशा दिमाग में आती है वो है हथकड़ी की। क्या पुलिस किसी को भी हथकड़ी लगा सकती है? ये बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। दशकों पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम शंकर शुक्ला केस में कहा था कि हर किसी को रूटीन तरीके से हथकड़ी लगाना गैर कानूनी और अपमानजनक है। तो कब लगाई जा सकती थी? सिर्फ तभी जब पक्का सबूत हो कि आरोपी बहुत खूंखार है या उसके भागने का गंभीर खतरा है, और उसके लिए भी मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होती थी। लेकिन मैंने सुना है कि नए कानून बीएनएसएस में इस नियम को कुछ बदला गया है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। बीएनएसएस की धारा 43 अब पुलिस को कुछ खास तरह के गंभीर अपराधियों को हथकड़ी लगाने की इजाजत देती है। जैसे कि? इसमें आदतन अपराधी, संगठित गिरोह के सदस्य, आतंकवादी, ड्रग तस्कर, बलात्कारी, हत्यारे या जो पहले पुलिस हिरासत से भाग चुके हैं वो शामिल हैं। लेकिन क्या इससे पुलिस को बहुत ज्यादा ताकत नहीं मिल जाएगी? क्या ये उस मानवाधिकार की भावना के खिलाफ नहीं जाता जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक बड़ी बहस का विषय है।
एक तरफ दलील है कि ये खूंखार अपराधियों को भागने से रोकने और समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और दूसरी तरफ ये चिंता भी है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और ये दोषी साबित होने तक निर्दोष के सिद्धांत के खिलाफ जा सकता है। कानून ने ये तो कहा है कि आर्थिक अपराधों में इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जमीन पर इसका अमल कैसे होता है ये देखना होगा। तो आज की इस पूरी बातचीत से कुछ चीजें साफ हैं। एक, गंभीर अपराध की सूचना पर एफआईआर जरूरी है और 0 एफआईआर की वजह से आप कहीं भी शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल। 2, गिरफ्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी एक बुनियादी अधिकार है, कोई रियायत नहीं। 3, पुलिस कस्टडी पूछताछ के लिए होती है और जुडिशियल कस्टडी सुरक्षा के लिए। और 4, न्याय का एक सुनहरा सिद्धांत कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद। सही कहा। मतलब किसी की आजादी को छीनना आखिरी विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं। हाँ, हमने इस पूरे कानूनी प्रक्रिया को, जो अक्सर थोड़ी डरावनी लगती है, उसके हर मोड़ पर समझने की कोशिश की। हाँ, हमने उन नियमों और प्रक्रियाओं को समझा जो किताबों में लिखे हैं। बीएनएसएस ने ईएफआईआर जैसी चीजों से प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, तो वहीं हथकड़ी जैसे मामलों में पुलिस की शक्तियों को बढ़ाया भी है। अब असली सवाल ये उठता है कि कागज पर लिखे गए ये अधिकार और प्रक्रियाएं जमीनी हकीकत में कैसे लागू होती हैं। एक नागरिक के तौर पर मिले अधिकार और पुलिस को मिली शक्ति के बीच का संतुलन जमीन पर कैसे सधता है। कानून और उसके अमल के बीच का ये फासला ही असल चुनौती है, जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। बॉलीवुड की फिल्मों का एक बहुत ही मशहूर सवाल है, हर कोई पूछता है, सबूत कहाँ है? हाँ, और ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अदालतें इमोशंस पर या कहानियों पर तो चलती नहीं है, उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, सबूत। एकदम। तो आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के जस्टिस सिस्टम में सबूत का असली मतलब क्या होता है। जी। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं जो पुराने कानून यानी 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट और अब जो नया आया है 2023 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हाँ BSA, तो हम इन दोनों के कुछ जरूरी पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। आज का मिशन साफ है, ये पता लगाना कि कोई भी जानकारी, कोई बात, वो कोर्ट की नजर में सबूत बनती कैसे। बिल्कुल। और इस पूरे खेल को समझने के लिए कानून का एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना चाहिए। क्या है वो? वो नियम कहता है 100 गुनाहगार भले ही छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। वाह। और इसी एक लाइन की वजह से हमारी अदालतें सबूतों को बहुत ही माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखती हैं, बहुत बारीकी से। तो चलिए इसी आत्मा को समझते हुए शुरू करते हैं। कानून का सबसे बड़ा सिद्धांत है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जी, जब तक आप पर दोष साबित न हो जाए आप निर्दोष हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो फिर ये साबित करने की जिम्मेदारी, ये बोझ आखिर है किसका? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब ही आप कह सकती हैं कि पूरे सिस्टम की नींव है। अच्छा। साबित करने का सारा बोझ, जिसे कानून की भाषा में बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ, हाँ, वो पूरी तरह से पुलिस और सरकारी वकील यानी प्रोसिक्यूशन पर होता है। मतलब आरोपी को ये साबित नहीं करना कि वो बेगुनाह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे टेक्निकली कुछ भी साबित नहीं करना है। एक मिनट, तो मतलब आरोपी और उसका वकील बस चुपचाप खड़े रहते हैं? उनका कोई काम ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आसान बिल्कुल नहीं है। देखिए, आरोपी का काम कुछ साबित करना नहीं, बल्कि प्रोसिक्यूशन की कहानी में शक पैदा करना है। शक पैदा करना। हाँ, सोचिए, प्रोसिक्यूशन एक मजबूत दीवार बना रहा है, ईंट पर ईंट रखकर। आरोपी के वकील का काम उस दीवार को गिराना नहीं है। तो फिर क्या है? बस उसमें एक ऐसी दरार ढूंढनी है जिससे जज को लगे कि ये दीवार शायद उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिख रही है। अगर वो अदालत के मन में एक रीजनेबल डाउट, एक वाजिब शक पैदा कर दे, तो केस वहीं खत्म। और ये रीजनेबल डाउट कितना बड़ा होना चाहिए? मतलब जरा सा शक भी काफी है? ऐसे समझिए कि अगर जज को केस के किसी भी जरूरी पहलू पर 99% यकीन है, लेकिन सिर्फ 1% का शक है, हाँ 1% का भी अगर वाजिब शक है, तो भी आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह का लाभ मिलेगा और उसे बरी कर दिया जाएगा। मतलब पुलिस को अपना केस 100% साबित करना होता है, बिना किसी शक के। एग्जैक्टली। इसीलिए कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन का काम पहाड़ चढ़ने जैसा है और डिफेंस का काम उस चढ़ाई में कंकड़ डालने जैसा है। बिल्कुल सही। वाह,
ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, अब एक ऐसे नियम पर आते हैं जो शायद सुनने वालों को सबसे ज्यादा हैरान करेगा। कौन सा? फिल्मों में हम देखते हैं कि पुलिस के सामने मुजरम अपना गुनाह कबूल कर लेता है, हाँ मैंने ही खून किया है, और केस सॉल्व। हाँ, ये तो हर दूसरी फिल्म में होता है। लेकिन असल जिंदगी में पुलिस के सामने दिए गए इकबालिया बयान यानी कन्फेशन की अदालत में कोई वैल्यू नहीं है, 0। क्या ये सच है? ये 100% सच है, और शायद भारतीय कानून की सबसे अनोखी बात भी यही है। पर ऐसा क्यों? इसकी सीधी सी वजह है कानून का डर। कानून बनाने वालों को डर था कि पुलिस हिरासत में एक अकेला आदमी डरा हुआ होता है। हो सकता है उस पर दबाव डाला गया हो या उसके साथ मारपीट हुई हो, जिसे हम 3rd डिग्री कहते हैं। सही बात है। बस इसी डर से बचाने के लिए कानून कहता है कि पुलिस को दिया गया कोई भी कबूलनामा सबूत माना ही नहीं जाएगा, उसे कोर्ट में सुना तक नहीं जाता। तो फिर मतलब वो पूरा सीन ही फर्जी है? तो पुलिस कन्फेशन लेने की कोशिश करती ही क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पुलिस कन्फेशन से अपनी इन्वेस्टिगेशन को दिशा देती है। अच्छा, एक डायरेक्शन के लिए। हाँ, उन्हें केस की कड़ियां जोड़ने में मदद मिलती है, लेकिन वो ये जानते हैं कि इस बयान के दम पर वो केस नहीं जीत सकते। तो उन्हें और सबूत चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए आप भारतीय क्राइम कहानियों में रिकवरी शब्द बार बार सुनती है। रिकवरी, ठीक है। तो यहीं पर मेरा अगला सवाल आता है, क्या इस नियम का कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन नहीं है? है। मान लीजिए आरोपी सिर्फ ये नहीं कहता कि मैंने खून किया, बल्कि वो ये भी बताता है कि मैंने खून करके चाकू पुराने कुएं में छुपा दिया है, तब क्या होगा? यहाँ पर कानून एक बहुत ही दिलचस्प दरवाजा खोलता है। ये पुराने कानून की धारा 27 और नए BSA की धारा 23 में है। अच्छा। अगर आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस को कोई चीज बरामद होती है, तो बयान का सिर्फ उतना हिस्सा सबूत बन जाता है जिससे वो बरामदगी हुई। सिर्फ उतना हिस्सा? कैसे? आपके उदाहरण में आरोपी का बयान था, मैंने हत्या की और चाकू पुराने कुएं में छिपा दिया है। अदालत मैंने हत्या की वाले हिस्से को नहीं सुनेगी। ठीक है। लेकिन अगर पुलिस वाकई उस कुएं से वो चाकू बरामद कर लेती है, तो बयान का दूसरा हिस्सा, चाकू पुराने कुएं में है, एक मजबूत सबूत बन जाएगा। तो आरोपी के शब्द नहीं, बल्कि उसके शब्दों से होने वाली रिकवरी सबूत है। बिल्कुल, ये बहुत ही बारीक लाइन है। इसका मतलब अगर पुलिस को चाकू नहीं मिला तो वो पूरा बयान ही बेकार? बेकार, 0। बिना बरामदगी के उस बयान की कीमत कुछ नहीं है। ये नियम पुलिस को शॉर्टकट लेने से रोकता है और उन्हें असली जासूसी करने पर मजबूर करता है। सही पकड़ा। तो अगर कन्फेशन इतना कमजोर है, तो जाहिर है कि प्रोसिक्यूशन का केस दूसरी चीजों पर टिका होगा। मेरा अंदाजा है यहाँ गवाहों का रोल सबसे अहम हो जाता है ना? एकदम सही। गवाह किसी भी केस के रीढ़ की हड्डी होते हैं, और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि कानून की नजर में गवाह कोई भी हो सकता है। कोई भी? मतलब? हाँ, एक 5 साल का बच्चा भी गवाह बन सकता है, अगर जज को ये यकीन हो जाए कि बच्चा सवालों को समझ रहा है और बिना किसी के सिखाए पढ़ाए अपनी समझ से जवाब दे रहा है। मतलब उम्र नहीं, समझ मायने रखती है। बिल्कुल। और फिल्मों में हम अक्सर सुनते हैं कि गवाह हॉस्टाइल हो गया, ये क्या होता है? हॉस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही गवाह वो इंसान है जिसने पुलिस को दिए अपने बयान में तो सब कुछ सच सच बताया, लेकिन जब वो कोर्ट में जज के सामने आता है तो या तो डर की वजह से या पैसे के लालच में अपनी बात से पलट जाता है। अच्छा, मुकर जाता है। हाँ, वो कहता है मैंने कुछ नहीं देखा या मुझे कुछ याद नहीं। तो फिर तो केस ही खत्म हो गया अगर आपका मुख्य गवाही पलट जाए। जरूरी नहीं। सरकारी वकील तब उस गवाह से जिरह कर सकता है, उसे क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। अपने ही गवाह को? जी, ठीक वैसे ही जैसे वो डिफेंस के गवाह से करता। वो जज को ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये गवाह अब झूठ बोल रहा है। लेकिन केस तो कमजोर पड़ ही जाता होगा। हाँ, एक बार गवाह के मुकर जाने से केस बहुत कमजोर जरूर पड़ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास गवाह हैं, लेकिन आज के जमाने में तो हर जगह कैमरे हैं, सबके हाथ में फोन है। अब अपराध सिर्फ चाकू बंदूक से नहीं होते। सही बात है, अब तो मोबाइल और कंप्यूटर से भी हो रहे हैं। इन डिजिटल सबूतों का क्या सीन है? हाँ, मेरा भी यही सवाल था। देखिए, आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक सबूत किसी भी केस को बना या बिगाड़ सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप चैट, CCTV फुटेज, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग्स, ये सब अब केस के हीरो बन चुके हैं। लेकिन क्या इन्हें साबित करना मुश्किल नहीं होता? कोई भी तो फोटोशॉप कर सकता है या नकली चैट बना सकता है। यही सबसे बड़ी चुनौती थी। पुराने कानून में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत को कोर्ट में पेश करने के लिए एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता था, 65B सर्टिफिकेट। अच्छा, 65B सर्टिफिकेट? जी,
ये एक टेक्निकल प्रोसेस था और जरा सी भी गलती होने पर कोर्ट उस सबूत को मानने से इनकार कर देता था। तो ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। ये जांच एजेंसियों के लिए एक सिरदर्द था, लेकिन नए कानून यानी बीएसए ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है। कैसे? अब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लगभग कागजी दस्तावेजों के बराबर ही मानते हैं। अब सबूत पेश करने वाले पर कम और उस सबूत को चैलेंज करने वाले पर ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि ये नकली है। अच्छा, तो ये जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा पावर अप है, कह सकते हैं। चलिए अब एक ऐसे सबूत की बात करते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे मजबूत सबूतों में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ डाइंग डिक्लेरेशन की। मरते हुए व्यक्ति का बयान। हाँ, इसके पीछे क्या लॉजिक? इसके पीछे एक बहुत पुरानी और गहरी मान्यता है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। कानून ये मानता है कि जब कोई इंसान मौत के बिल्कुल करीब होता है तो वो दुनिया के हर लालच, हर डर, हर झूठ से ऊपर उठ जाता है। उस वक्त उसके मुंह से सच ही निकलता है। ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? मतलब कोर्ट इसे आंख बंद करके मान लेता है? नहीं। हो सकता है कोई इंसान अपनी चोटों की वजह से होश में ना हो या मरते मरते भी किसी दुश्मन का नाम लगा दे। बहुत बढ़िया सवाल। आपने एक वकील की तरह सोचा और अदालतें भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती हैं। अच्छा। वो आंख बंद करके नहीं मानती। जज ये पक्का करते हैं कि क्या बयान देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक हालत में था, क्या उसे पता था कि वो क्या बोल रहा है। डॉक्टर से भी पूछा जाता है कि क्या मरीज उस हालत में था कि वो एक साफ बयान दे सके। और अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ में है तब उस बयान को बहुत ज्यादा वजन दिया जाता है। कितना वजनदार हो सकता है ये इतना मजबूत हो सकता है कि सिर्फ एक डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर किसी को फांसी तक की सजा हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? जी, भले ही उस घटना का कोई और चश्मदीद गवाह ना हो, कोई हथियार बरामद न हुआ हो, सिर्फ उस एक बयान पर। हाँ, सोचिए एक इंसान जो हमले में बुरी तरह घायल है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और वो बता देता है कि उस पर हमला किसने किया। कानून की नजर में ये बयान सीधा कब्र से आई हुई गवाही है। वाकई ये बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, कई बार केस बहुत टेक्निकल हो जाते हैं, जैसे क्राइम सीन पर मिली गोली किस बंदूक से चली या मौत का असली कारण क्या था। जाहिर है जज हर चीज के एक्सपर्ट नहीं होते। ऐसे में अदालत क्या करती है? ऐसे में अदालत एक्सपर्ट्स की मदद लेती है। हमारे स्रोतों में इसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं। बताइए। मान लीजिए एक केस है जिसमें एक वसीयत पर दस्तखत को लेकर विवाद है। जज को कैसे पता चलेगा कि साइन असली है या नकली? वो एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाएंगे। बिल्कुल। और वो एक्सपर्ट सिर्फ स्टाइल नहीं देखेगा। मुझे एक केस याद है जहां एक्सपर्ट ने स्याही की जांच की और साबित कर दिया कि जिस इंक से साइन हुए थे वो उस व्यक्ति की मौत के 5 साल बाद बनी थी। अरे वाह, केस वही खत्म। इसी तरह एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट बता सकता है कि गोली किस खास बंदूक से चली। एक डॉक्टर पोस्टमार्टम करके मौत का वो कारण बता सकता है जो बाहर से नजर नहीं आ रहा। और डीएनए टेस्ट? और डीएनए टेस्ट तो आज के दौर का सबसे बड़ा सच है, खासकर रेप या बच्चे के पितृत्व जैसे मामलों में। और यहीं पर शायद असली दस्तावेज और फोटोकॉपी का फर्क भी समझना जरूरी है ना? हाँ, संक्षिप्त में कानून हमेशा प्राइमरी एविडेंस यानी असली दस्तावेज मांगता है। ओरिजिनल। जी, उसकी फोटोकॉपी यानी सेकेंडरी एविडेंस की वैल्यू तभी होती है जब आप कोर्ट को ये यकीन दिला दें कि असली दस्तावेज खो गया है या चोरी हो गया है। बिना ठोस वजह के फोटोकॉपी की कोई अहमियत नहीं। चलिए, तो आज के इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने सबूतों की दुनिया के कई अहम पहलुओं को समझा। जी, सबसे पहले ये कि शक का फायदा हमेशा आरोपी को मिलता है। फिर हमने जाना कि पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा बिना किसी बरामदगी के कोर्ट में रद्दी के बराबर है। हाँ, हमने ये भी देखा कि आज के डिजिटल युग में सीसीटीवी और मोबाइल रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत कितने बड़े हथियार बन गए हैं। बिल्कुल। और आखिर में हमने डाइंग डिक्लेरेशन की जबरदस्त ताकत को समझा, जो कब्र से आई एक आवाज की तरह है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जैसा कि हमने बात की, नया कानून बीएस से इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को बहुत आसानी से स्वीकार कर रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये बदलाव अपराधियों और जांच एजेंसियों दोनों के लिए इस खेल को कैसे बदल देता है। बहुत दिलचस्प सवाल है। और भविष्य में जब डीप फेक जैसी तकनीक और भी आम हो जाएगी, जब किसी का भी वीडियो या ऑडियो बनाना बच्चों का खेल होगा, तब असली चुनौती सबूत ढूंढने की होगी या फिर ये साबित करने की कि हमें जो डिजिटल सबूत मिला है वो खुद असली है या नकली। नमस्कार,
आज हम कुछ ऐसे कानूनों की दुनिया में उतर रहे हैं जो हर रोज हमारी जिंदगी को छूते हैं। चाहे हम ट्रैफिक में फंसे हों, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हों या बस समाज में रह रहे हों। ये वो नियम हैं जिनके बारे में जानना सिर्फ वकीलों या पुलिस के लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। और अक्सर क्या होता है कि पूरी जानकारी न होने की वजह से ही हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। सही बात है। ये कानून हमें सुरक्षित रखने के लिए हैं, लेकिन इन्हें समझे बिना हम अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों से अनजान रहते हैं। तो आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वे रोजमर्रा के कुछ खास कानूनों पर ही केंद्रित हैं। सड़क सुरक्षा से लेकर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा तक। हाँ। हमारा मकसद इन जटिल कानूनों की सबसे अहम बातों को आसान भाषा में समझना है। बिल्कुल, लक्ष्य यही है, ये कानून क्यों बनाए गए और समाज पर इनका क्या असर होता है, इसे समझना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां हम में से ज्यादातर लोग हर रोज इन कानूनों का सामना करते हैं, सड़क पर। मोटर व्हीकल एक्ट। हाँ, ये एक ऐसा कानून है जो हर उस इंसान को सीधे तौर पर प्रभावित करता है जो गाड़ी चलाता है या सड़क पर चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बातें। गाड़ी चलाते समय कौन से दस्तावेज पास होने ही चाहिए? स्रोत बताते हैं लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र। ये 4 तो मतलब बिल्कुल जरूरी है। और उनका न होना ही अपने आप में एक अपराध है। जी, लेकिन ये एक्ट सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, इसमें सुरक्षा के कड़े नियम हैं। जैसे कि धारा 185 शराब पीकर गाड़ी चलाना। ये कितना गंभीर है? यह एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसमें ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है और अगर दोषी पाए गए तो जेल और भारी जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और वो आम गलतियां जैसे बिना हेलमेट, जो कि धारा 194D है, या बिना सीट बेल्ट, धारा 194B, हाँ, इन पर भी जुर्माना है क्योंकि ये सीधे तौर पर चालक और सवारी की सुरक्षा से जुड़े हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो चौंकाने वाला प्रावधान है। नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, धारा 199A। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाता पकड़ा गया तो सजा माता पिता को होगी। जी, और सजा बहुत सख्त है। कितनी सख्त? 25,000 रुपए का जुर्माना, 3 साल तक की जेल और उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। अरे बाप रे! ये कानून सीधे तौर पर माता पिता को जिम्मेदार ठहराता है। चलिए अब एक सकारात्मक पहलू पर बात करते हैं। गुड समैरिटन यानी नेक आदमी का कानून, ये क्या है? ये कानून सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को सुरक्षा देता है। मतलब अगर कोई किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो पुलिस उसे गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अच्छा। और ना ही डॉक्टर इलाज के लिए पहले पैसे मांग सकते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को बिना डरे मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब एक बेहद संवेदनशील विषय पर आते हैं, बच्चों की सुरक्षा और पॉक्सो एक्ट 2012। स्रोत इसे एक बहुत ही कठोर कानून बताते हैं। इसकी वजह यह है कि ये 18 साल से कम उम्र के हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, यौन अपराधों से बचाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इसमें पीड़ित बच्चे की पहचान छिपाने पर भी जोर दिया गया है ना, धारा 23? जी बिल्कुल। यहाँ तक कि पुलिस भी बच्चे से वर्दी में नहीं बल्कि सादे कपड़ों में बात करती है। ये बच्चे को डर और मानसिक तनाव से बचाने के लिए है। उसका नाम, फोटो या स्कूल का पता मीडिया में उजागर करना भी एक अपराध है। और सजा की बात करें तो इसमें उम्र कैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान है। इसी तरह महिला सुरक्षा से जुड़े कानून भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये सिर्फ मारपीट के बारे में नहीं है, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल नहीं। अगर किसी महिला को ताने मारे जाते हैं, उसे भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाता है या मान लीजिए खाना नहीं दिया जाता, तो वो भी घरेलू हिंसा है। वो सब भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। कानून महिला को तुरंत उसी घर में रहने का अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में क्या खास है? ये तो बहुत पुराना कानून है ना? दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं, लेकिन इसका सबसे कठोर प्रावधान दहेज मृत्यु यानी डाउरी डेथ से जुड़ा है। ये क्या होता है? अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है तो कानून ये मानकर चलता है कि इसके लिए पति और ससुराल वाले जिम्मेदार हैं। मानकर चलता है? हाँ, और केस सीधे उन पर बनता है। उन्हें साबित करना पड़ता है कि वो बेगुनाह है। अब बात करते हैं SC/ST एक्ट 1989 की। यह कानून दलित और आदिवासी समाज को भेदभाव से बचाने के लिए बनाया गया है। इसे इतना सख्त क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कुछ बहुत कठोर प्रावधान हैं, जैसे आरोपी को अग्रिम जमानत मतलब एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती।
अच्छा। FIR तुरंत दर्ज करनी पड़ती है और जांच DSP रैंक का अधिकारी ही कर सकता है, कोई छोटा अधिकारी नहीं। और ये किन अपराधों पर लागू होता है? ये जाति सूचक गाली देने, जमीन हड़पने या सामाजिक बहिष्कार जैसे अपराधों पर लागू होता है। चलिए, अब कुछ ऐसे कानूनों पर आते हैं जो हमारी आज की आदतों और तकनीक से जुड़े हैं। जैसे नशा और ड्रग्स से जुड़ा NDPS एक्ट 1985। इसमें मात्रा का खेल क्या है? यहाँ अपराध की गंभीरता पकड़ी गई ड्रग्स की मात्रा पर निर्भर करती है। कम मात्रा यानी स्मॉल क्वांटिटी में पकड़े जाने पर सजा कम होती है। और जमानत भी मिल सकती है? हाँ, जमानत जल्दी मिल सकती है, लेकिन व्यावसायिक मात्रा यानी कमर्शियल क्वांटिटी के साथ पकड़े जाने पर 10 से 20 साल तक की सख्त सजा होती है। और जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। हमारे स्रोत में एक लाइन है, आजकल चोर घर में नहीं मोबाइल में घुसते हैं। ये साइबर कानून IT एक्ट 2000 की बात करता है। और ये आज की सच्चाई है। ये कानून ऑनलाइन ठगी, किसी का पासवर्ड चुराने, जो कि धारा 66C और 66D है। हाँ, और इंटरनेट पर किसी को धमकाने या बदनाम करने, मतलब साइबर बुलिंग जी, जैसे अपराधों को कवर करता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री भेजना या प्रकाशित करना भी धारा 67 के तहत एक अपराध है। आर्म्स एक्ट के बारे में एक दिलचस्प बात पता चली। ये सिर्फ बंदूक या कट्टे जैसे अवैध हथियारों के बारे में नहीं है। सही कहा। कई राज्यों में एक निश्चित आकार से बड़ा चाकू या तलवार रखना भी आर्म्स एक्ट या पुलिस एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। एक निश्चित आकार जैसे 9 इंच से बड़ा ब्लेड। अच्छा। और अंत में जुआ अधिनियम। इसमें कौशल के खेल और किस्मत के खेल के बीच एक दिलचस्प अंतर है। जी, सार्वजनिक स्थान पर पैसे लगाकर जुआ खेलना अपराध है, लेकिन कोर्ट ने माना है कि रम्मी जैसे खेल जिनमें कौशल की जरूरत होती है वो जुए के दायरे में नहीं आते। गेम ऑफ स्किल। हाँ, गेम ऑफ स्किल। जबकि 3 पत्ती जैसे खेल जो पूरी तरह किस्मत पर आधारित हैं, उन्हें जुआ माना जाता है। गेम ऑफ चांस। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? ट्रैफिक नियमों से लेकर साइबर अपराध तक ये कानून हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़े हैं। बिल्कुल। ये स्रोत असल में एक बड़ी श्रृंखला का हिस्सा हैं, जिसमें संविधान, अपराध संहिता मतलब BNS या IPC, पुलिस प्रक्रिया BNSS CRPC और सबूत कानून BSA शामिल हैं। रोजमर्रा के ये कानून उस पूरी तस्वीर का एक अहम हिस्सा हैं। स्रोतों के अंत में एक बहुत शक्तिशाली गुरु मंत्र दिया गया है, वर्दी की ताकत डंडे में नहीं, कानून के ज्ञान में होती है। सही बात है। एक पढ़ा लिखा जवान 100 लाठीधारी जवानों से बेहतर स्थिति संभाल सकता है। ये बात सिर्फ वर्दी वालों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए सच है। कानून का ज्ञान ही असली ताकत है, जो किसी को भी अपने अधिकारों की रक्षा करने और स्थितियों को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है।